बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मौसम इतना खराब हो जाएगा मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। एकदम तेज आंधी, फिर तेज चमक बिजली के साथ बारिश। अगर कल मिनिस्टर का दौरा ना होता, मैं मौसम के तेवर देखकर कब का निकल आता। इस दौरान घर से मोहतरमा का 2 बार फोन आ चुका था। वो मौसम से और घर पर बच्चों के साथ अकेली परेशान हो रही थी, मगर अभी मेरा रुकना मजबूरी थी। कल के दौरे के हवाले की सिक्योरिटी इंतजामात की रिपोर्ट्स वसूल करके फिर इनको हेड ऑफिस रवाना करना था, और इस काम में कोई कोताही नहीं करना थी और ना किसी अपने असिस्टेंट के हवाले ये काम कर सकता था। आखिरी रिपोर्ट फाइनल की, उसको कंफर्म किया और घर के लिए निकल खड़ा हुआ। मैंने जैसे ही निकलकर कार स्टार्ट की, उसने सदाए एहतजाज बुलंद किया और बैटरी खत्म का उज़र पेश किया और स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। मुझे भी इल्म था कि उसकी बैटरी खत्म है, इसलिए मैंने मजीद पंगेबाजी से गुरेज किया और कार नाइट शिफ्ट वालों के जिम्मे लगाई। और इस खतरनाक मौसम में बाहर आकर देखा तो थोड़ा दूर एक रिक्शे वाला नजर आया। जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा, अपनी तलाश मंजिल बताई जो कि काफी दूर थी, मगर फौरन जाने पर राजी हो गया। रिक्शे में बैठने के बाद अभी हम थोड़ा ही दूर गए थे कि मौसम ने अपने जौहर दिखाना शुरू कर दिए। एकदम तेज बारिश और साथ में तेज हवा। ऐसा लगता था कि जैसे अभी ये तेज हवा हमारे रिक्शे को उठाकर दूर फेंक देगी, मगर लगता था वो रिक्शा ड्राइवर भी बहुत एक्सपर्ट था और हम अल्लाह के फजलो करम से अपनी मंजिल पर खैर आफियत से पहुंच गए। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी। मैंने उसको एक बड़ा नोट दिया, मगर रिक्शे वाले के पास खुले नहीं थे, तो वो बोला, साहब मेरे पास छुट्टे नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं घर से लेकर आता हूँ। मैं जैसे ही खुले पैसे लेकर बाहर निकला तो वो रिक्शे वाला बाहर मौजूद नहीं था। कमाल है, ये कहाँ गया? मैं इधर उधर देखते हुए बोला, मगर उसका नामो निशान भी नहीं था। अचानक मेरी नजर जमीन पर गिरी एक मूर्ति पर पड़ी। चाचा रसूल बेख्तियार मेरे मुंह से निकला और हल्की सी खौफ की सनसनाहट मेरे जिस्म में दौड़ती चली गई। आज शायद वो मुझसे रूप बदलकर तकरीबन 6 माह बाद मिला था, और आज से गुजरी हुई कई साल कबल बिल्कुल इसी तरह की एक खौफनाक रात की याद एक मर्तबा फिर मुझे आती चली गई। कभी कभी वो रात मुझे याद आती है तो बेख्तियार मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आ जाने लगता है। वो दोस्त भी याद आ जाते हैं जो इनके साथ बचपन की मासूम यादें गुजरी थी। हम सब इकट्ठे स्कूल जाते और फिर सबका वापस आकर इकट्ठे खेलना और शरारतें करना, मगर अब वो वक्त नहीं था। और एक आध साथी मेरे साथ मौजूद थे, मगर उनको इस किस्से की बाबत कुछ इल्म न था। बस कुछ मालूम था तो मुझे और एक मरकजी किरदार था जो मेरा एक गहरा दोस्त भी था, मगर उसके बारे में किसी को कुछ मालूम ना था कि वो कहाँ गया, हत्ता कि मुझे भी मालूम नहीं था। वो रूप बदल बदल कर मुझे इस तरह मिलता कि मैं कभी भी उसको पहचान ना पाता। हम सब दोस्तों ने एक ही मोहल्ले में आंख खोली। मैं, सलीम, मेरे दोस्त अकबर, सुलेमान, गफ्फार, हम सब एक जान और 2 कालिब की मिसाल हुआ करते थे। आसपास घर थे, सब इकट्ठे स्कूल जाते, फिर सब इकट्ठे ही वापस आते। हम सब के घराने इतने अमीर नहीं थे तो इतने गरीब भी नहीं थे, मगर हम सब के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि हम सब पढ़ लिख जाएं। मगर वो जमाना बेफिक्री था, हम एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल बाहर करते। मगर एक बात थी कि मैं अपने बाकी दोस्तों की निस्बत कम शरारती था। मेरे बाकी दोस्त कभी कभार शरारतों में इस हद तक बढ़ जाया करते थे कि बदतमीजी का गुमान होने लगता था। इसकी वजह ये थी कि हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी रहता था। हम जब पैदा हुए तो जहाँ तक याद है उसको एक ही हालत में देखा था। वो बस बुजुर्ग ही चला आ रहा था, ना उसका कोई रिश्तेदार था, ना वो किसी से कहीं मिलने जाता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी ना थी। मोहल्ले वाले सब मिलकर इसको रोटी देते थे। उसका नाम तो चाचा रसूल था, मगर सब उसको चाचा तंबाकू के नाम से बुलाते थे। रफ्ता रफ्ता ये नाम मेरे दोस्तों की जबान पर भी चढ़ गया। बस फिर क्या था, मेरे ये दोस्त उसके घर से जैसे भी गुजरते एक दोस्त जोर से नारा लगाता, चाचा तंबाकू, तो बाकी दोस्त जिंदाबाद का नारा लगाते।
جس سے چچا رسول بہت چڑھتا اور غصہ کرتا تھا، مگر میرے دوستوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو اس پر ایک دفعہ اس نے میرے والد کو میری شکایت لگا دی، جس پر میرے ابو نے مجھے ڈانٹا۔ میں نے بہت کہا کہ میں اس حرکت میں شامل نہیں ہوں، مگر ابو نہ مانے۔ اگر تو ان کا دوست ہے تو لازمی ہے کہ اس حرکت میں تو بھی شامل ہوگا۔ وہ اس محلے کا بزرگ ہے، ان کی عزت کیا کرو، اور ساتھ ہی بڑوں کی عزت کے بارے میں اچھا خاصا سبق بھی دے ڈالا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ تو تھا کہ میری بلا وجہ کی پٹائی ہوئی، کیونکہ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھا، تو یہ پٹائی مجھے بہت بری لگی تھی۔ اس وجہ سے میں دوسرے دن خود ہی چچا رسول کے گھر پہنچ گیا۔ اس کو جا کر ساری حقیقت بتائی تو چچا فوراً کہنے لگے، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ نعرہ نہیں لگاتے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ چچا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً گھر آ گیا، مگر آتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ وہاں تمباکو کے کافی سارے پودے اگے ہوئے تھے، تو مجھے پتا چلا کہ چچا کا نام چچا تمباکو ہے اور محلے کے سب بچے اس کو الٹے نام سے کیوں پکارتے ہیں۔ میں دوسرے دن پھر چچا کے پاس پہنچ گیا۔ چچا کل آپ رونے کیوں لگ گئے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ بیٹا جب غلطی کا احساس ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا چچا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ نہیں بیٹا میں اکیلا کہاں رہتا ہوں۔ وہ اس کے آگے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر خاموش ہو گئے۔ اس طرح ہر روز چند باتیں ہوتی اور میں واپس آ جاتا۔ آہستہ آہستہ چچا رسول کے ساتھ میری دوستی کافی مضبوط ہو گئی۔ میرے گھر میں جو بھی اچھی چیزیں پکتی میں چوری چوری لے آتا اور چچا رسول کو دے جاتا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوتے اور مجھے بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے بولتے کہ بیٹا تم بہت ترقی کرو گے۔ میں میٹرک کے امتحانات کی تیاری میں مصروف تھا، اس لیے چچا رسول سے ملنے میں وقفہ آ گیا۔ میں جب چند دن بعد ان کے پاس گیا تو چچا رسول میرے دوستوں سے بہت خفا تھے اور گلہ کرنے لگے کہ یہ پہلے تو معصوم تھے، اب تو بڑے ہو گئے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کو چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ان کو بولو کہ اپنی حرکتیں بند کر دیں۔ معصوم اور فقیر لوگوں کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں، ورنہ یہ زندگی میں ناکام اور برباد ہوں گے۔ جی چچا میں ان کو سمجھاؤں گا اور میرے پرچوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ پھر پتہ ہی نہ چلا کہ میرے پیپر ختم ہو گئے۔ ان دنوں فراغت بھی تھی تو میں اکثر چچا رسول کے پاس چلا جاتا۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ چچا آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے، یا آپ ان سے ملنے نہیں جاتے، یا آپ سے کوئی ملنے نہیں آتا؟ تو چچا نے کہا بیٹا ہم عراق کے رہنے والے تھے اور وہیں کے قدیم آشوری قبائل کے ہم نسل تھے۔ وہ سانپوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی دن رات سانپوں کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے ساتھ کھیلتے تھے۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور کسی طرح گھومتے پھرتے ادھر آ گئے۔ اچھا آپ سانپوں کے ساتھ رہتے تھے، وہ کیسے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیٹا میں نے تو سانپوں کے ساتھ چلے بھی کاٹے ہیں، مگر بعد میں بتاؤں گا۔ تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کسی کو یہ بات بتاؤ گے نہیں جب میں تمہیں بتاؤں گا۔ جی چچا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا مگر ابھی نہیں، جب میرا ارادہ ہوگا تو میں خود ہی بتا دوں گا، تم خود مت پوچھنا ورنہ میں نہیں بتاؤں گا، چچا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمارا میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا۔ میں نے حیران کن طور پر پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور میرے دوست واجبی نمبروں سے پاس ہوئے تھے۔ اب مجھے اسکالرشپ پر شہر پڑھنے کے لیے جانا تھا اور وہاں سے FSC کرنا تھا۔ میرے دوست میری اس کامیابی سے ناخوش سے نظر آ رہے تھے۔ جب میں ان کو یہ خوشخبری دینے کے لیے گیا تو بھڑک اٹھے اور فوراً کہنے لگے کہ یہ سب تمہارے اس چچا کی وجہ سے ہوا ہے، مگر میں نے ان کی بات انسنی کر دی اور ان کو سمجھانے لگا کہ یوں چچا کو تنگ نہ کیا کرو، وہ بزرگ آدمی ہے، پورا محلہ ان کی عزت کرتا ہے، وہ آپ سے سخت ناراض ہے، مگر میری اس بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم سب نے الگ الگ کالج جوائن کر لیے کیونکہ یہیں سے سب نے زندگی کی راہیں متعین کرنی تھی۔ اب میری دوستوں سے ملاقاتیں کم ہی ہوتی تھی، البتہ وہ سب ایک دوسرے کو ہر روز ٹائم لازمی دیا کرتے تھے کیونکہ میں شہر میں ہی مقیم ہو گیا تھا اور مہینے میں 1 یا 2 بار گھر آتا اور چچا سے تھوڑی دیر کی ملاقات ہوتی اور دوستوں سے بہت ہی کم ملاقات ہوتی۔ میں جب بھی آتا تو چاچا کا ایک ہی گلہ ہوتا کہ تمہارے دوست مجھے اب کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگ گئے ہیں۔
मैं सिर्फ खामोशी में ही सर हिलाकर रह जाता। इस बार मैं हॉस्टल वापस आया ही था कि अब्बू मुझे तीसरे ही दिन लेने आ गए। परेशानी उनके चेहरे से आया थी। मैंने पूछा कि सब खैरियत तो है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोस्तों को आज तीसरा दिन है, वो सब के सब गायब हैं। क्या गायब है? क्या अगवा हो गए हैं? क्या कह रहे हैं अब्बू आप? बेटा कुछ पता नहीं, तुम तो घर चलो, अब्बू ने परेशानी से कहा। अच्छा, और चचा रसूल? मैंने कुछ सोचे समझे बिना परेशानी से कहा। क्या कहा तुमने? उसका तुमने क्यों पूछा? अब्बू ने फौरन पूछा। नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। मैं गड़बड़ा सा गया। मोहल्ले में वही 3 उसको तंग करते थे, अब तुमने भी उसका पूछा है। वैसे भी मोहल्ले वालों को पहले ही उस पर शक है। खैर, हम घर पहुंच गए। सब मोहल्ले वालों ने मुशावरत करके पुलिस को खबर दी और चचा पर शक का इजहार किया। मामला 3 नौजवानों का था। पुलिस आई और फौरन चचा रसूल को पकड़ कर ले गई। उनसे तफ्तीश होती रही। चचा के साथ मेरा ताल्लुक एक उनसियत का था। उनके जेल जाने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये भी सुना कि उसकी थोड़ी बहुत पिटाई भी हुई है, मगर कुछ साबित ना हुआ, क्योंकि किसी ने चचा को कहीं ना आते जाते देखा था और ना उनसे कोई मिलने आया था। सबूत नाकाफी होने की वजह से चचा 1 हफ्ते बाद ही छूटकर घर वापस आ गए। मैं चचा से मिलने तो ना जा सका, मगर मैंने दूर से उनको देखा तो वो रंजीदा जरूर थे। मगर अभी तक अकबर, सुलेमान, गफ्फार की गुमशुदगी का मामला वही था। उन सब के वालिदैन का बुरा हाल था। पुलिस हर जगह तलाश कर चुकी थी, मगर उनका कुछ अता पता नहीं था। इस तरह चंद दिन और गुजर गए। फिर एक दिन पता चला कि चचा रसूल भी गायब हैं। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे मोहल्ले के होश ही उड़ा दिए। इसलिए पुलिस को फिर खबर दी गई। पुलिस ने आकर उसके मकान की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर वहां से कुछ भी बरामद ना हुआ, सिवाय चंद मुर्दा सांपों और सांपनियों की मूर्तियों के। इनमें चंद मूर्तियां टूट चुकी थीं और कुछ दुरुस्त हालत में थी। पुलिस ने टूट फूट वाला सामान वहीं रहने दिया और दुरुस्त मूर्तियां अपने कब्जे में साथ ले गए और तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। मगर दिन हफ्तों पर, हफ्ते महीनों पर मुहीत होते चले गए। उन तीनों का कुछ पता न चला। चचा रसूल के मकान से चंद मुर्दा सांपों और सांपों की मूर्तियां निकली तो इससे मोहल्ले वालों के कान खड़े हो गए कि मामला कुछ और लगता है। तो उन्होंने एक मशहूर आलिम को बुलाया जो सांपों के साथ जिन्नात के इल्म पर भी उबूर रखता था। उसने चचा के कमरे के अंदर बैठकर मूर्तियों पर अपना काम शुरू कर दिया। काफी देर वो कुछ पढ़ता रहा। हम सब मोहल्ले वाले बाहर इंतजार करते रहे। फिर कमरे में धुआं भर गया। फिर धुआं खत्म हो गया तो अचानक वो आमिल चीखता हुआ बाहर निकल आया। आमिल बाबा का एक गाल सुर्ख हो रहा था। मोहल्ले वाले उससे पूछने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी सांस बहाल हुई तो उसने कहा कि ये चचा एक सांप नुमा जिन है जो बहुत ही ताकतवर है। उसका ताल्लुक किसी सांपों के कबीले से है। मैंने बहुत कोशिश करके आपके नौजवानों तक रसाई हासिल करने की कोशिश की है, मगर मुझे वाज़े पता नहीं चला। उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारकर हटा दिया। मेरा इल्म उससे कम है। उसके बाद कई और मशहूर आलिमों को लाया गया, मगर उनका हशर भी यही हुआ तो दीगर ने आना छोड़ दिया। पुलिस अपनी तरफ से कोई सुराग न लगा सकी। मगर जब आमिल ये बात बताते, मुझे चचा रसूल की ये बात याद आ जाती कि हम दिन रात सांपों के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे। फिर हालात ने पलटा खाया और किसी तरह घूमते फिरते हम इधर आ गए। तो मैंने सांपों के साथ चिल्ले भी काटे हैं, मगर बाद में बताऊंगा तुम्हें, ये मैं वादा करता हूँ। मगर तुम किसी को बताओगे नहीं। मगर किस्मत ने हम दोनों को मोहलत ही ना दी थी कि ये अहवाल बांट सकते। ताहम मोहल्ले के कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि ये तीनों दोस्त रोजगार के लिए किसी दूसरे शहर चले गए हैं और चचा का उनसे कोई वास्ता नहीं। चूंकि हमने उसको पुलिस के हवाले करके तंग किया है तो वो ये मोहल्ला ही छोड़कर चला गया और ये आमिल महज अपनी रोटी बनाने के लिए हमें पागल बना रहे हैं। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। इस बात को 8 साल गुजर गए। मेरे दोस्त जिंदा से मिसिंग पर्सन हो गए। उनका बिल्कुल कुछ पता न चला। उनके वालिदैन और घर वाले बेचारे रोते धोते खामोश हो गए। चचा के मकान बारिशों ने तकरीबन ढा दिए।
अब वो रात को खौफ पैदा करते थे, मगर फिर भी अभी उसके कमरे के आसार बाकी थे। लोग उसके करीब जाते हुए डरते थे, मगर न जाने क्यों मुझे उस जगह से कभी भी खौफ नहीं आया था। मुझे उससे एक खास किस्म की उनसियत थी, एक प्यार, एक लगाव था। मेरा दिल करता था मैं जाकर उस मकान में बैठकर चचा की यादों से बातें करूं, मगर ये सब मोहल्ले वालों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। मैंने मास्टर कर लिया था और एक सरकारी दफ्तर में ऑफिसर था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, हम अभी तक मोहल्ले में ही रिहाइश पजीर थे। एक रात का वाकया है कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। मुझे निकलते हुए बहुत ज्यादा देर हो गई। मैं जब ऑफिस से निकला तो मौसम बेहद खराब था। मैंने जल्दी से रिक्शा लिया और उसको अपने मोहल्ले का एड्रेस बताया। मैं जब अपने मोहल्ले की सड़क पर उतरकर घर की तरफ जा रहा था, हमारा घर चूंकि कुछ फासले पर था, कि अचानक शदीद ज़ालाबारी शुरू हो गई और ये इतनी शदीद थी कि मुझे अपनी जान और सर के लाले पड़ गए, क्योंकि साथ कोई जाए पनाह ही ना थी। मेरी नज़र अचानक चचा के मकान पर पड़ी। मैंने आओ देखा न ताओ और दौड़ता हुआ फौरन उसके अंदर घुसता चला गया। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने तारीकी को दूर करने के लिए सिगरेट पीने वाला लाइटर निकाला और इसके एक तरफ लगी टॉर्च को जला लिया और कमरे का जायजा लेने लगा। अंदर दीवारों पर जाले लटके हुए थे, फर्श पर कागज बिखरे पड़े थे। मैंने कागजों को इधर उधर करना शुरू कर दिया। अचानक उन कागजात में से एक कार्ड निकल आया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो स्टूडेंट कार्ड था। उस पर अकबर की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने खौफ के मारे जल्दी से उसे पड़े हुए गन में हाथ मारना शुरू कर दिया कि अचानक दूसरा कार्ड भी निकल आया। मैं जल्दी से उन पर लाइट मारी। एक पर सुलेमान और दूसरे पर गफ्फार की फोटो चस्पा थी। ये देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया कि मतलब इसके पीछे चचा रसूल का हाथ था। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया कि ये हरकत उसने क्यों की। मैंने लाइट को कमरे के पिछले हिस्से की तरफ किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये कमरा कोई छोटा ना हो बल्कि बहुत बड़ा हो। मैं डरते डरते अंदर बढ़ा। जब मैं अंदर गया तो एक अजीब और डरावना मंजर मेरे सामने था। अंदर 3 पिंजरे पड़े हुए थे जिसमें मेरे दोस्त कैद थे और उनकी आंखें बंद थी, और साथ ही एक तरफ चचा रसूल बैठे मुस्कुरा रहे थे। चचा तुम? खौफ से मेरे मुंह से आवाज न निकल सकी। हाँ बेटा मैं, वो बोले। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कई सालों पहले थे, बिल्कुल सेहतमंद। मगर चचा तुमने इनको अगवा क्यों किया था? उनका क्या जुर्म था? मैंने आहिस्ता से खौफजदा होकर पूछा। बेटा तुम्हें याद होगा एक दफा मैंने तुम्हें कहा था कि हम दिन रात सांपों के साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं। फिर हालात ने पलटा खाया और घूमते फिरते हम इधर आ गए, और मैंने तो सांपों के साथ चिल्ले भी काटे हैं। याद है ना, बताया था तुम्हें। जी जी याद है। तो ये आज से कई हजार साल पहले की बात है। हम 2 कबाइल हुआ करते थे। हमारे पास हमारे आबाओ अजदाद का दिया हुआ पानी, जिसको हम राज़े हयात कहते हैं, वो हमारे पास मौजूद था। वो हम इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करते। जो किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला होता जिसका इलाज नामुमकिन होता तो हम जाकर उसके जख्म पर लगा देते, जिससे वो ठीक हो जाता। और ये पानी हमारे एक जिन को हुक्म होता कि सिर्फ वही पी सकता था, और वो पानी मैंने पिया हुआ था। फिर अचानक हमारे दुश्मन कबाइल को इस बात की खबर हो गई कि ये पानी हमारे पास है। वो इस पानी को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने ताकतवर जिनों के साथ हम पर हमला कर दिया। उस दिन बदकिस्मती से हमारे कुछ साथी कहीं गए हुए थे। उस हमले में मेरे वालिद भी मारे गए, मगर उन्होंने ये पानी बतौर अमानत मुझे दिया कि मरते दम तक इसकी हिफाजत करना। मेरे वालिद ने एक मंत्र के जरिए मेरे गिर्द हिसार बांध दिया। मैं किस तरह यहाँ आ गया और इस हुलिये में रहने लगा, मैंने अपने इल्म के जरिए पता किया तो मुझे पता चला कि मेरे खानदान का एक भी फर्द जिंदा नहीं बचा था, और मेरे इर्द गिर्द हिसार होने की वजह से मेरे मुखालिफ मुझे तलाश भी नहीं कर पा रहे थे, और फिर मैं रफ्ता रफ्ता यहीं का होकर रह गया। चचा ने मुसलसल कहानी सुनाई। लेकिन चचा इनसे इन तीनों का क्या ताल्लुक? मैंने हैरानगी से पूछा। बेटा ताल्लुक है। असल में ये मुझे तंग करने के लिए रात को आते थे।
एक दफा राज हयात कम हो गया तो मैं अपने मुवक्किलों के साथ हम कलाम था। उन्होंने मेरी सारी गुफ्तगू सुन ली और उनको सारा पता चल गया कि मैं और मेरी हकीकत क्या है। फिर एक दफा मैं चिल्ले में मसरूफ था। अब चिल्ला बिल्कुल खामोशी के साथ करना था, उसको तोड़ना नहीं था। उन्होंने इसका फायदा उठाया और सारा राज हयात उठाकर पी गए। इसलिए मैंने मजबूरी से इनको पकड़ा और जब मैंने पूछा कि तुमने राज हयात क्यों पिया तो उन्होंने कहा कि वो भी इंसानियत और दुनिया की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने इनको इस जुर्म में अगवा कर लिया कि ये आपका राज हयात पी गए थे, लेकिन क्या पता ये वाकई इंसानियत और दुनिया की फलाह के लिए काम करना चाहते हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बेटा तुम भी ना बहुत भोले हो। भला आज तक ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के पास कोई जिन्नाती ताकत आई हो और उसने उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया हो? आप अपनी दुनिया के लोगों को ही देख लें, जिनके पास जरा सी ताकत आती है, जरा सा अमीर बनते हैं तो वो गरीब पर चढ़ाई करते हैं। तुम्हारी दुनिया के लोगों ने पानी ताकत के नशे में आज तक कितने बेगुनाह मासूमों को बारूद की भेंट चढ़ा दिया। शायद ही किसी दूसरी मखलूक ने ये काम किया हो। चचा ने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन चचा अब मेरे दोस्तों की हालत कैसी है? वो जिंदा हैं या नहीं? अगर जिंदा हैं तो उनको जाने दो, उनके लिए इतनी सजा काफी है। हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि ये सजा उनके लिए काफी है, मगर मैं ये सब तुम्हारी दुनिया के फायदे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक राज हयात मेरे पास था किसी को खबर नहीं थी। जैसे ही इन्होंने पिया मेरे दुश्मनों को फौरन पता चल गया। इससे पहले कि वो हम पर हमला करते मैंने तुम्हारे दोस्तों को अपने हिसार में लेकर उनको अपनी कैद में कर लिया है। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो यहाँ आकर बहुत तबाही मचाते, या फिर ये तीनों ही तबाही मचाते, क्योंकि मैंने उनके दिमाग का हाल भी पढ़ लिया था। अब इस राज हयात का असर 8 साल तक रहेगा और ये चंद दिन तक पूरे होने वाले हैं। फिर ये आज़ाद हो जाएंगे और फिर कुछ खास अमल करके मैं अपने दुश्मनों से लड़ूंगा। फिर उनको फनाह करने के लिए ज़रूरी है कि मैं खुद भी फना हो जाऊं। इस तरह ये खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगा। चचा ने कहा, मगर चचा आप तो इंसानियत की खिदमत करते हैं, उसका क्या होगा? मैंने परेशान होकर कहा, बेटा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे आज के इंसान ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है, उसको हमारी मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त घर पहुंच जाएंगे और मैं तुमसे मिलता रहूंगा। यहाँ से हमेशा से जाने से पहले मैं तुमको मिलकर जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा और मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसको संभाल कर रखना। चचा ने मुझे थैली में एक छोटी सी मूर्ति देते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उन्होंने मेरी तरफ अपने हाथ से एक इशारा किया और मुझे ऐसे लगा कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में बिस्तर पर था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और रात के वाकयात पर गौर करने लगा। मूर्ति का ख्याल आने पर हाथ जेब की तरफ गया। वाकई वहाँ एक मूर्ति मौजूद थी। मैंने जल्दी से उसको घर में एक जगह छुपा दिया और बाहर निकल आया। घर वालों में से मुझसे किसी ने ना पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और रात कहाँ था, गोया उनके इल्म में कोई बात ना थी। मैंने खाना वगैरह खाने के बाद किसी तरह बाहर निकलना चाहा। मैं 2 बार चचा के मकान पर भी गया। मैंने किस तरह मोहल्ले वालों से आंख बचाकर वहां पहुंचना चाहा। जब मैं वहां गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि चचा के कमरे का दरवाजा इस कदर तंग था कि इसमें एक छोटा बच्चा भी नहीं घुस सकता था। तो मुझे इस बात पर शदीद हैरानी हुई कि मैं रात को किस तरह अंदर चला गया, या फिर मैं ख्वाब देखता रहा था। नहीं, ख्वाब तो नहीं था, क्योंकि वो मूर्ति मेरे पास है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं किसी और जगह ना चला गया हूँ। मैंने खुद ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। अचानक ही मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो मैं हैरत से दंग रह गया कि वहां मेरा सिगरेट जलाने वाला लाइटर पड़ा हुआ था। उससे ये साफ जाहिर होता है कि मैंने रात इधर ही गुजारी है। इस पर मैं खौफजदा होकर वापस आ गया। अभी थोड़े दिन ही गुजरे थे कि मैं जैसे ही घर वापस आया तो मुझे अब्बू ने खुशखबरी सुनाई कि तेरे दोस्त वापस आ गए हैं। वो सब एक ही घर में मौजूद थे, क्योंकि मिलने वालों का तांता बंधा हुआ था। मैं भागता हुआ वहां पहुंच गया। वो सब मुझे गले मिलकर रोने लगे। हम कुछ हाल अहवाल बांटने लगे। उनको कुछ भी याद नहीं था वो तीनों इतना अरसा कहाँ रहे हैं और कैसे गायब हुए।
محلے والوں کی زبانی صرف یہ پتا چلا کہ وہ تینوں ایک ساتھ رستے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ حالات بدلتے چلے گئے، میری شادی ہو گئی، آفس کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو مجھے شہر میں ہی شفٹ ہونا پڑا۔ میں والدین کو ملنے لازمی آتا تھا، مگر چچا کے مکان کو دیکھے بنا ہی گزر جاتا تھا۔ اب مجھے اس سے خوف آتا تھا جس نے میرے دوستوں کے اتنے سال چاٹ لیے تھے۔ وہ مورتی اب بھی میرے پاس تھی۔ اب میری زندگی میں کبھی کبھی عجیب و غریب واقعات رونما ہو جاتے۔ ایک دفعہ گھر سے بیگم نے فون کیا کہ گھر میں اس کی امی ابو آ گئے ہیں، پکانے کے لیے کچھ سامان دے جاؤ۔ میں نے اس وقت ہاں کہہ دی، مگر پھر فوری میٹنگ کے لیے جانا پڑا تو یہ سب بھول گیا۔ مگر شام کو گھر لوٹا تو بیگم خوشی سے نہال تھی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی کہ آپ نے اتنا سامان بھجوا دیا، ابو تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ کیا؟ کون سا سامان؟ میں نے کب بھجوایا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اوہ، آپ بھی نا، وہ جو آج آپ نے آفس کے چچا رسول کے ہاتھوں بھجوایا تھا۔ اوہ اچھا، میں ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ اور آج وہ پھر مجھ سے تقریباً 6 ماہ بعد ملا تھا، جب موسم خراب تھا اور وہ مجھے رکشے پر گھر چھوڑ گیا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جب ہم باہر سو رہے تھے کہ اچانک ہلکے سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آسمان پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ شور اوپر سے آ رہا ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کو بیدار کرنا چاہ رہا تھا اور وہ کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تو میری ذہنی حالت پر شک کر کے کہنے لگی کہ آسمان تو بالکل ٹھیک ہے اور روشنی تو کہیں بھی نہیں ہے اور نہ کہیں شور ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں اور ستارے بھی چمک رہے ہیں، اور وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سو گئی۔ میں بدستور آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک یکدم بہت زیادہ روشنی ہوئی اور پھر دوبارہ سے آسمان اپنی روز کی حالت میں آ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خود ہی سوچنے لگا۔ اوہ، یہ چچا تو نہیں تھا۔ میں چارپائی سے اتر کر اندر کمرے کی طرف بھاگا اور الماری میں اپنی خفیہ جگہ سے وہ تھیلی نکالی تو اس کے اندر وہ مورتی نہیں بلکہ صرف ریت پڑی ہوئی تھی۔ اس سے یہ غالب امکان تھا کہ چچا ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ چچا نے ٹھیک کہا تھا کہ میں جب ہمیشہ کے لیے جاؤں گا تم کو ملنے ضرور آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور آج اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے آخری دفعہ مل کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ میں وہیں فرش پر ڈھہ گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور باہر کی دنیا اور بیوی بچے میری۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔